तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट में अपन ने सीखा कि आरएनएस कोलिजन थ्योरी सीखनी पड़ेगी, किस तरह से टेम्परेचर अपना इफेक्ट डालती है। इसके लिए अपन लोगों ने चर्चा की आरएनएस कोलिजन थ्योरी क्या होती है, उसके कुछ पॉइंट्स थे, थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, अपन ने समझे। लेकिन जब उस पॉइंट्स को समझ रहे थे, यहाँ पर एक बहुत प्यारी हेडिंग आई थी, इफेक्टिव कोलिजन। मैंने कहा कि इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होती है जो सफिशिएंट एनर्जी, पहली बात, जो एक न्यूनतम एनर्जी, जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, उस सफिशिएंट एनर्जी के साथ होनी चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। एक सही ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, इन दोनों को सीखते हैं क्या है, जिसको मैं नाम दिया दो बैरियर्स हैं। दीज आर टू बैरियर्स फॉर ए रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। ये दो बैरियर हैं, दो अवरोध हैं जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये अवरोध की तरह काम करते हैं। तो देखते हैं अपन लोग क्या बैरियर्स है, किस तरह से हैं। चलो, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपनी मेन हेडिंग चल रही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपनी मेन हेडिंग चल रही है, उसके अंदर सब हेडिंग है टू बैरियर्स। बैरियर्स, जो बैरियर हैं वो कौन कौन से और किस तरह से, वो देखते हैं। तो लिखो टू बैरियर्स ऑफ ये जो बैरियर है वो क्या है और क्यों है, बात करते हैं। दो बैरियर जो एनर्जी और ओरिएंटेशन। पहले मैं ओरिएंटेशन लिखता हूं क्योंकि सिंपल सा है। ओरिएंटेशन बैरियर, फिर अपन चलेंगे एनर्जी बैरियर पे। अब बात करते हैं जो ओरिएंटेशन बैरियर है वो क्या है और क्यों है, इसको समझते हैं अपन लोग। पहला ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर है क्या और क्यों है, सब लोग देखना बेटा। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है और क्यों है, देखो सिंपल से समझो। हालांकि ओरिएंटेशन अपने पे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। इसका मुद्दा ये है कि जब ओरिएंटेशन बैरियर समझ आएगा तो एनर्जी का लॉजिक समझ आएगा। एक्चुअली एनर्जी के अंदर ओरिएंटेशन अपना एक रोल प्ले करता है। तो एनर्जी बैरियर को फील लेने के लिए अपने को ओरिएंटेशन बैरियर कुछ जानना पड़ेगा। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास, हिंदी में बोलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, A2 और B2 कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं 2AB। यदि इस रिएक्शन को मैं एनालाइज करूँ, इस रिएक्शन में देखूं तो A और A के बीच बॉन्ड बना हुआ था, B और B के बीच बॉन्ड बना हुआ था और अल्टीमेटली A और B के बीच बॉन्ड बन चुका। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड यहाँ से, ऐसे बॉन्ड यहाँ से बना। ठीक है, ये एटम A है स्फेरिकल, ये एटम A है, ये एटम B है, ये एटम B है, ये आपस में कोलाइड किए होंगे। अब जब कोलाइड किए होंगे तो कोलिजन जो है उसकी पॉसिबिलिटी किस तरह से, वो ओरिएंटेशन है। देखो बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब यही तो होगा कि वो कोलाइड किस तरह से कर रहे हैं, और उन किस तरह से कर रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कोलाइड होने का, जो देखते ही लग जाएगा हाँ ये कोलिजन प्रोडक्ट में जाएगी। आपको देखते ही ये फील आ जाएगी हाँ ये कोलिजन इस तरह से हो ना, तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये जो AB प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को देखते हुए अपन अंदाजा लगा सकते हैं। देखो अपन अलग अलग ओरिएंटेशन बना के देखते हैं। जैसे मैंने ओरिएंटेशन बनाया, ये AS है, ये AS है, ये BS है और ये BS है। ये इस साइड से आ रहा हो, ये साइड से आ रहा हो, आपस में पहला तरीका ये रहा कि ये इस तरह से कोलाइड करें AB फॉर्म करने के लिए। दूसरा तरीका देखो, आप बताना कौन सा ज़रा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ किसमें ज़रा अच्छा ओरिएंटेशन है। प्रोडक्ट ये इस तरह से जा रहा था। एक बात और बताऊं, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो तो कुछ एक केसेस है, वैसे देखा जाए कितने हजारों लाखों करोड़ों केसेस हैं जो कोलिजन कर, मतलब किस तरह से टकरा सकते हैं यार। मतलब रैंडमली सब कोई घूम रहा है, A2 रैंडमली घूम रहा है गैस का पार्टिकल, B2 रैंडमली घूम रहा है गैस का पार्टिकल। अब सोचो ना यार कितनी अजीब सी पॉसिबिलिटी होती होगी आपस में कोलाइड करने की। तो ये पॉसिबिलिटी एक है, और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड के बीच में आ जाइए, ये साइड जा रहे हैं और B कुछ इस तरह से आ गया यहाँ टकराने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी लेता हूँ 4th नंबर पे, ये A है, ये A है, वो इस साइड जा रहा है, और ये B है, ये B है, ये साइड आ रहे हैं। तो इनमें से AB फॉर्म करने के लिए कौन सी बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक बार एनालाइज करो कि AB बनना चाहिए, AB बनना चाहिए, देखते हुए कौन सा बढ़िया है। तो यार इसमें ये लग रहा है कि जब कोलिजन होगी तो AB आपस में बॉन्ड बना लेंगे, पर ये इनका क्या होगा पता नहीं। ये यहाँ बना देंगे पर ये दोनों अप्रोच नहीं कर पाएंगे दूसरे को। इसमें तो कोई अप्रोच हो ही नहीं पा रही AB मॉलिक्यूल, AB
का आपस में एटम्स का, लेकिन ये परफेक्ट देखो, ये ए इस बी के साथ, ये ए इस बी के साथ कोलाइड करे तो बढ़िया से परफेक्टली ये अपना पुराना वाला बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा, ये पुराना बॉन्ड जैसे कोलिजन करेगा और नया वाला बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और यही इसके ट्रांजिशन स्टेट, मैंने कहा था ना मैं ट्रांजिशन स्टेट एग्जांपल से समझाऊंगा, तो इस एग्जांपल से अपने को समझ आ रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही होगी। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब ए आपस में बॉन्ड तोड़ रहा है, बी आपस में बॉन्ड तोड़ रहा है और ए बी का बॉन्ड नया फॉर्म हो रहा है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है। तो इस तरह से अपन ट्रांजिशन स्टेट की फील ले पा रहे हैं और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन को देख पा रहे हैं जिसमें ए बी एज ए प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन वेरिएबल मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर, लेकिन ये प्रॉपर ओरिएंटेशन था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज रही होगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी थी जिसमें ए बी एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये तो था कौन सा ओरिएंटेशन वेरिएबल, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है ओरिएंटेशन की, अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह की कोलिजन हो रही है। आर्हेनियस ने इस पर बहुत सोचा कि यार किस तरह से ओरिएंटेशन प्रॉपर का पता चले, कितनी कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन की हो रही है। तो यार अपन घुस के थोड़ी देख सकते हैं अंदर, एकदम अंदर घुस के देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है काम, नहीं देख सकते। तो जब एनर्जी बैरियर पे काम किया, एक्चुअली आर्हेनियस ने ही काम किया था एनर्जी बैरियर पे। सेकेंड वन इज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर पे आर्हेनियस ने ही काम किया, लेकिन आर्हेनियस ने सोचा कि यार एनर्जी जो है, नो डाउट कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन तो है, पर एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी चाहिए थी। यदि वो नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? क्योंकि मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी, यहाँ पर लॉजिक क्या है सुनना, इतनी मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी से वो कोलाइड करे, टकराए कि अपने पुराने वाले बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाए। इतना होना चाहिए ताकत कोलिजन का, इतना बचीड़ जोर से खाए। सर इस बचीड़ से क्या है कि कहते हैं ना डिया टूटते बचीड़ खाने से, या बॉन्ड टूटता है बचीड़ खाने से, आगे बात समझ में। तो इतना मजबूती से खाए ये बचीड़, टकराए, कोलाइड करे, मतलब कोलिजन करे, जिससे पुराने जो बॉन्ड थे, जो हड्डियां थी, वो टूट जाए और नई जो बॉन्ड है बनने स्टार्ट हो जाए। अब जो बात चल रही थी कि क्या सर प्रॉपर ओरिएंटेशन तो है, लेकिन एनर्जी आपने बोला सफिशिएंट नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एक बात और बताओ, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं और एनर्जी आपने सफिशिएंट दे दी, क्या तब भी बन जाएगा? तो मैं बोलूंगा तब भी नहीं बनेगा। दोनों होने चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट है, एंड बोथ, दोनों होने चाहिए। ठीक है, चलो तो एनर्जी बैरियर है, इसको समझते हैं। एनर्जी बैरियर होता क्या है कि एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कोलिजन करे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फॉर्म करे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, हालांकि इसको एक डायग्राम समझेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to reactant to form product, to form product is एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर तो क्या है, हालांकि इसको एक कुछ अलग नाम भी देंगे अपन लोग, और इस चीज़ को सीखने के लिए, एनर्जी बैरियर को फील देने के लिए एक बहुत प्यारी सी ग्राफ बनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, सुनना। एक ग्राफ जो बना रहा हूँ मैं, एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दोनों एक्स और वाई एक्सिस को समझना। एनर्जी मतलब जो रिएक्शन में एनर्जी चेंज आ रहा है वो वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे जा रहा हूँ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट में फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे जो आगे जाने पर रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जा रही है। जैसे जैसे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट में आगे जा रहा हूँ तो मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जा रही है। ठीक है, अब सुनना, यदि मैं बात करूँ इनिशियली कौन था? रिएक्टेंट। इनिशियली कौन था? ओनली रिएक्टेंट था, तो इनिशियली केवल रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, अभी बोला था मैंने। और जैसे एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है तो प्रोडक्ट में बदलता है, लेकिन रिएक्टेंट के पास कुछ तो एनर्जी रही होगी ना। ये देखो, प्रोडक्ट के पास कुछ तो एनर्जी रही होगी ना। ये देखो, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, डेल्टा एच। और डेल्टा एच का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में होता है ईपी माइनस ई आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब आप इसमें देखो ईपी माइनस ई आर क्या है, ईपी की वैल्यू कम है, ये ईपी है, ईपी नीचे लिखता हूँ अच्छे से फील है क्या चीज़ है। ईपी प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा वैल्यू है, तो डेल्टा इसका नेगेटिव आएगा। बोले तो ग्राफ जो मैंने बनाया है वो
एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए बनाया है, ठीक है। अब देखना, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा क्या? ये तो बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ता है एनर्जी, किसी को बोलते हैं EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और वो टोटल वैल्यू, ये तो जितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन एक टोटल तो प्राइस डिफाइन होती होगी, एक टोटल एनर्जी डिफाइन होती है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग वैल्यूज डिफाइन किए, 4 अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए। वैसे देखा जाए डेल्टा एच को इंक्लूड करूँ टोटल 5, तो 5 वेरिएबल क्या है? पहले बनाना ER। ER क्या है? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फिर मैंने डिफाइन किया EP। अब ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है यार? रिएक्टेंट के पास खुद के पास एनर्जी नहीं होगी क्या? काइनेटिक के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। हालांकि आइडियल केस में अपन केवल काइनेटिक को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी कुछ एनर्जी आएगी, तो एवरेज क्या है? जो भी एनर्जी उसके पास है जिस फॉर्म में, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। EA लिखा है मैंने नेक्स्ट, EA, ET एंड डेल्टा S, तीनों बहुत प्यारी चीजें हैं। पहले ये लिखता हूँ, EA एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा, डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, दोनों टर्म कम ली जाती है, ओके। अब यदि मुझे बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? देखना जरा, एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यही है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे यदि कोई मेरे से पूछे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो मैं बोलूंगा द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूं, द टोटल एनर्जी required to reactant to form प्रोडक्ट। वो टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में बदल। मैं दोनों में डिफरेंस करता हूं सर, क्या फर्क है, क्यों अलग अलग डिफाइन किया? सुनना, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है लेकिन कुछ और चाहिए, कुछ है उसके पास, कुछ और जो कुछ और चाहिए वो मिनिमम इतनी और चाहिए, कम हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट में बदल जाएगा। लेकिन यदि बात करूँ ET, तो टोटल कितनी थी? कुछ थी और कुछ चाहिए मिला के टोटल। फॉर एग्जांपल, मुझे एक मोबाइल लेना है जो 80,000 का है अभी, ठीक है। अब मेरे पास 30,000 तो है, 50,000 और चाहिए। 30,000 तो मेरे पास है, अब मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है? 50,000 और चाहिए मिनिमम। ज़्यादा तो चल जाएगा, 60 दे तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ जाएगा, मैं एयरपोर्ट भी मंगा लूँगा साथ में। तो ये कितना है? 30 मेरे पास है, आपने क्या किया? 50 और मिनिमम रिक्वायर्ड है, आपने 50 मेरे को दी। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जैसे मिली मेरे को, मिनिमम रिक्वायर्ड मनी मेरे को जैसे मिली, मैं प्रोडक्ट मेरा जो काम वो नहीं हो जाएगा क्या? मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो मेरे को करना था। लेकिन कोई मुझे पूछे कि क्या 50,000 इसकी प्राइस है क्या? मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब, इसकी प्राइस 50,000 नहीं है, इसकी प्राइस है मेरे को ये इतना मिनिमम चाहिए था, कुछ मेरे पास था, ये प्लस ER, वो ई थ्रेशोल्ड है जो टोटल चाहिए और जो मिनिमम चाहिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इस तरह से अपन ने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, क्या और कौन है। अब एक बार होता तो सर क्यों रिएक्टेंट को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, क्या ही दिक्कत है यार, बैरियर क्यों क्रॉस करता है? हालांकि मैंने तुम्हें कोलिजन थ्योरी समझाया था कि वो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, फिर भी तुम्हें बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी का रोल प्ले करता है। सोचो एक बारी, यहाँ पर O2 भी है और यहाँ पर ये कागज़ है, बहुत सारी बोर्ड है लकड़ी का, ये सब चीज़ें, ये शर्ट है, ये सब चीज़ें क्या हो सकती है? जल नहीं सकती क्या? रिएक्टेंट भी है, ये वाला जो जल सकता है जिसका कंबशन पॉसिबल है, और एयर भी बड़ी है, तो कंबशन हो क्यों नहीं रहा भाई? हो जाना चाहिए, रिएक्टेंट बड़े हैं। लेकिन
आपको एक बार इग्नाइट नहीं करना पड़ेगा क्या, स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इग्निशन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको एक बार जलाना स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा क्या, तब कहीं जाके क्या होगा, तब कहीं जाके क्या होगा, जलना स्टार्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तो कहीं काम स्टार्ट होगा। ठीक है डियर, अब क्या हुआ, इस पे काम करना स्टार्ट किया गया। किस तरह से अपन एनर्जी बैरियर के बारे में कुछ और चर्चा करें, तो इस पे आर्हेनियस ने कुछ कैलकुलेशन की, उन कैलकुलेशन पे चर्चा करते हैं। ये ग्राफ बहुत प्यारा ग्राफ है, बहुत बारी काम में आता है ये ग्राफ। केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में है, केमिकल काइनेटिक्स में तो आया ही आया है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में आता है ये ग्राफ। ठीक है, डेफिनेशन 12th बोर्ड में पूछी जाती है, तो अब बढ़िया से याद कर लें बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, एनर्जी बैरियर अभी और चलना है भाई साहब, एनर्जी बैरियर अच्छे से चलेगा अभी, सुनना। अब मैं क्या लिखता हूँ, एनर्जी बैरियर पे आर्हेनियस ने कुछ डेराइव किया फॉर्मूला, वो देखते हैं। आर्हेनियस ने क्या बोला कि टोटल नंबर, अब आर्हेनियस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यार वो कोलिजन कैसे पता लगाया जाए जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही है, तो इसने अज्यूम कर लिया कि सारी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही है। अब सारा काम क्या किया, अज्यूमिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन अज्यूम करके काम स्टार्ट किया। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन अज्यूम कर लिया कि सारी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो ही रही है, तो बचा कौन सा मुद्दा, एनर्जी बैरियर तो बचा। तो एक तरह से एनर्जी बैरियर भी तो काम हो रहा है, एक को फिक्स कर दो दूसरे पे काम कर लो, यही काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगी, सुनना, या फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन आएगा इफेक्टिव कोलिजन का, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, ये टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो अपन ने मान ही लिया कि सारी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो इफेक्टिव कोलिजन अभी लिखी है ना अपन ने, ये सिर्फ वही लिखी है जो प्रॉपर एनर्जी के साथ हो रही है। जब आपने मान लिया ओरिएंटेशन पूरा 1 है कि सही हो रहा है, तो ये एनर्जी का ही मुद्दा चल रहा है, ये ध्यान रखना। इफेक्टिव कोलिजन बोलते दिमाग क्या क्लिक करना चाहिए, क्या चमकना चाहिए कि साहब ये एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी वाली है, ये क्या है, किसकी है, इफेक्टिव एनर्जी वाली, क्योंकि ओरिएंटेशन आपने सारा सही मान लिया, समझ नहीं आ रहा था तो ठीक है। अब एक बार बताऊं, जब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कैलकुलेट किया गया, तो वो कैलकुलेट किया गया तो उसका जो प्रपोर्शनलिटी था, ये आर्हेनियस ने बहुत प्यारा काम किया, e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जो e अपन बोलते हैं मैथमेटिक्स जो कांस्टेंट का में था, वो है माइनस माइनस नेगेटिव साइन, e एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। ये इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, अब एक बार बताओ कि जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन होएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ उसका रेट कांस्टेंट भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट जो थी वो रेट और कंसंट्रेशन आया करती थी। याद करो, जो रेट का एक्सप्रेशन बना करता था उसमें क्या आता था कि कंसंट्रेशन की पावर n, इसको मैंने कांस्टेंट माना तो रेट की डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट बनी आ गई क्या, और रेट कांस्टेंट जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड थी, और एनर्जी से जो रिलेटेड थी उसको अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और आई बात समझ में रे, चलो देखो, अरे जोरदार चीज़ है, हलवा नहीं है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हलवा होता तो हर कोई खिला देता ना यार, फील है चीज़ों को ध्यान रखना। चलो देखो, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली पर उस रेट कांस्टेंट क्या नहीं आएगी, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी क्या उतना ज़्यादा रेट कांस्टेंट या रेट उतनी ज़्यादा तेज नहीं आएगी क्या। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरह से k प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस e a अपॉन RT हो गया। ये फ्रैक्शन है और ये रेट कांस्टेंट है, ये फ्रैक्शन ये रेट कांस्टेंट है k मैं लिख देता हूँ रेट कांस्टेंट, फिर परेशान हो गए k क्या है, अरे रेट कांस्टेंट सर ये तो कांस्टेंट है, काय की प्रोपोर्शनलिटी भाई साहब, डिपेंडेंट कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा है तभी चर्चा में आया, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो k प्रोपोर्शनलिटी इसके आ चुकी है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कांस्टेंट हटेगा, उससे पहले लोगों ने एक छोटा सा और काम किया बता देता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा काम और किया कि
फ्रैक्शन जितना हो, फ्रैक्शन का कहानी समझ में आ गया। अब लोगों ने सोचा कि फ्रैक्शन की वजह टोटल नंबर ऑफ कोलिजन लो ना, क्योंकि तब तक एक वेरिएबल और डिफाइंड था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तब तक एक वेरिएबल और डिफाइंड था। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन को टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दूं, जो फ्रैक्शन है, जो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, उस फ्रैक्शन को टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो कोलिजन आ जाएगी जो किसके साथ हुई है, इफेक्टिव कोलिजन हुई है। वो सारी नंबर्स नहीं आ जाएगा क्या, टोटल नंबर इफेक्टिव कोलिजन e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो था फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई जेड। जेड क्या था, जेड क्या है यहाँ पर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है, कोलिजन, हलवा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है क्या, कोलिजन पर सेकंड, कोलिजन पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है वो यहां पर मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो क्या के की प्रपोर्शनल इसमें भी आ जाएगी जब मैं रखूं, हालांकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फिक्स रिएक्शन के लिए तो फिक्स होती है, तो चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो है इफेक्टिव वो रख देता हूँ इसके अंदर, उसमें प्रपोर्शनलिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, अब जब भी एक प्रपोर्शनलिटी हर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा क्या, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट अपन मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और जेड वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के इज गोइंग टू, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट नाम दिया गया ए, दैट इज आर्हेनियस कांस्टेंट, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और फाइनली के का फॉर्मूला डेराइव हो चुका है, फाइनली के का फॉर्मूला डेराइव हो चुका है। इस के के फॉर्मूले में कौन कौन क्या क्या है वो देखना, के के फॉर्मूले में कौन कौन क्या क्या। ये तो है के रेट कांस्टेंट, पहले भी लिख दिए थे मैंने। ए है आर्हेनियस कांस्टेंट, या प्री एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल से पहले जो आया है। ई के एक्सपोनेंशियल वो तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी थी वो के पे आई कि नहीं आई। अब सुनना, एक बहुत बढ़िया, एक बार समराइज कर दो शॉर्ट में। देखो अपन ने अज्यूम कर, अपन ने तो क्या आर्हेनियस ने अज्यूम कर लिया कि सारी कोलिजन सही प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रही, तो फ्रैक्शन कितना, जितनी इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड टोटल कोलिजन। तो फ्रैक्शन इसके जब प्रोपोर्शनलिटी देखी उन्होंने डेराइव किया, तो इसका प्रोपोर्शनल ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी प्रोपोर्शनल आया। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा के आएगा, और इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी आ चुकी है। लेकिन मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन रखो ना, क्या दिक्कत है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो पर सेकंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो रही थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आर्हेनियस कांस्टेंट रख दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद एक जादू हुआ, क्या, एक साइंटिस्ट ने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। एक तरह से आपने जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसमें टोटली कोलिजन ले ली ना, टोटल कोलिजन बोलते हैं, वो सारी कोलिजन ले ली जो हो रही थी पर सेकंड में। लेकिन वो लेनी तो आपको चाहिए थी क्या, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ लेनी तो वही चाहिए थी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ही है, जबकि आपने ले तो सारी ली, वो गड़बड़ कर दिया। समझ आई बात, ली तो आपने सारी है, लेकिन लेनी कौन सी चाहिए थी, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो। तो लोगों ने कुछ समय बाद इसका मॉडिफिकेशन किया, और इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या बताता है कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होने वाले कोलिजन का क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो अब सोचो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जो कोलिजन हुई वो जेड इंटू पी नहीं हो जाएगी क्या, 100 कोलिजन हो रही थी और प्रोबेबिलिटी थी 0.5 की सही ओरिएंटेशन के साथ, तो 50 कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव ओरिएंटेशन के साथ। फिर मल्टीप्लाई कर दो जो सफिशिएंट एनर्जी के साथ, उसको मल्टीप्लाई, तो नेट वो कोलिजन नहीं आ जाएगी क्या, जो इफेक्टिव हुई है। तो इसमें क्या कर दिया, AP कर दिया, AP ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसको AP को ए डैश कर दिया, K इज इक्वल्स टू ए डैश ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। फाइनली आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया जो रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताता है टेम्परेचर के साथ। रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताता है टेम्परेचर के साथ। बहुत प्यारा फॉर्मूला बना है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ। इससे और फॉर्मूले डेराइव करने हैं, इससे और फॉर्मूले डेराइव करने जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, क्योंकि ये हैवी हो जाएगा, एक लेक्चर इतना सारा कर दिया तो ना परेशान हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे आगे से फॉर्मूले डेराइव करेंगे, और वो एनर्जी बैरियर बोल दो या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट बोल दो, लास्ट होगा। उसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट आएगा, मज़ेदार जानदार। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं हर संडे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और अब थोड़ा और स्पेशल बनाने वाला हूँ लाइव स्ट्रीमिंग्स को। देखना, मज़ा आएगा और सब तक शेयर तो करें ही करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।